नमस्ते, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट। इस वीडियो में विटामिन डी डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी उसका लेवल जो है जिस्म में कम हो गया तो ईएनटी रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है वो हम देखेंगे। अभी खाने में जो है 5 डिफरेंट आइटम्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें ये पहले वाला 3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो किसी भी हालत में सेल पहुंचना चाहिए और थोड़ा केमिकल रिएक्शन से ये तीनों आइटम के केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होगा, शक्ति प्रोड्यूस होगा। अदर ये टाइम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का केमिकल रिएक्शन के लिए नॉर्मल विटामिन डी और नॉर्मल अमाउंट ऑफ मिनरल्स चाहिए। तो इसमें विटामिन डी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं मेनली विटामिन डी के बारे में बोल रहा हूँ कि टोटली 13 डिफरेंट विटामिन है। तो विटामिन डी जो है इसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट एक दिन में 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। इसका सोर्स जो है कहाँ से मिलता है, ये मेनली सनलाइट से आता है और खाने से। तो इसका नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या है, तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम करना चाहिए तो विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। और एलर्जी जो है वो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो नॉर्मल एलर्जी कंट्रोल में रखने के लिए, बॉडी कंट्रोल में रखने के लिए विटामिन डी का वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल और हार्ट का नॉर्मल काम करना, बोन का नॉर्मल फॉर्म होना, ब्रेन का डेवलपमेंट और नर्व का डेवलपमेंट जो है, और साथ साथ में इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये सब के लिए विटामिन डी का लेवल नॉर्मल होना मस्ट है। और जैसे मैंने पहले बताया था, हर सेल का जो केमिकल चेंजेस चलता है और सेल का मल्टीप्लिकेशन, ये सब के लिए विटामिन डी का बॉडी में नॉर्मल अमाउंट होना बहुत मस्ट है। अभी ये विटामिन डी बॉडी में कैसा फॉर्म होता है, जैसे पहले भी बताया था, विटामिन डी जो है सन का रेडिएशन से मिलता है हमें। तो सन का रेडिएशन जो है वो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन है। इसमें हमें इस वीडियो में विटामिन डी के लिए डिस्कशन के लिए हमें चाहिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो 3 रकम का होता है, ए, बी एंड सी। अर्थ का सराउंड करके एटमॉस्फेयर के साथ साथ में ओजोन लेयर बोल के है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओजोन लेयर जो है यूवी लाइट अथवा अल्ट्रा वायलेट सी टाइप रेडिएशन को अंदर नहीं आने देता। मतलब यूवी लाइट ए और बी नॉर्मल आ सकता है। और इसका डिफरेंस ये है कि यूवी लाइट ए जो है स्किन का फुल लेयर में पेनिट्रेट होकर अंदर तक जा सकता है, बट यूवी लाइट बी जो है वो अंदर तक स्किन में पेनिट्रेट नहीं होगा। स्किन का ऊपर का लेयर है, ये नीचे का लेयर। यूवी लाइट बी जो है सिर्फ ऊपर के लेयर में ही एब्जॉर्ब होता है और ऊपर के लेयर में ही विटामिन डी फॉर्म करने का आइटम्स भी है। तो जब भी यूवी लाइट बी स्किन में पड़ता है तो क्या होता है कि स्किन के अंदर सबसे ऊपर का लेयर में जो सेल्स है वो सेल्स के अंदर 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बोल के एक मटेरियल है। तो सनलाइट में यूवी लाइट बी रेडिएशन जब पड़ता है तो ये 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है कन्वर्ट होकर विटामिन डी होकर बदल जाता है। तो सनलाइट एक सोर्स हुआ, फूड आइटम एक सोर्स हुआ। तो विटामिन डी जब फॉर्म होता है ब्लड में सर्कुलेट करके लिवर पहुंचेगा और वहाँ से कन्वर्ट होकर 25 हाइड्रोक्सी डी होगा, वहाँ से फुल सर्कुलेट होगा और किडनी में मेनली फिर कन्वर्ट होके 25 हाइड्रोक्सी कन्वर्ट होके 125 हाइड्रोक्सी फॉर्म होगा और उसका विटामिन डी का मेन फंक्शंस करेगा। तो एक्टिव जो है मटेरियल जो है ये वो है 125 हाइड्रोक्सी, वही विटामिन डी करके काम करेगा जिस्म में। अभी अगर जो विटामिन डी कम हो गया तो क्या क्या हो सकता है, तो जिसमें एलर्जी है तो बढ़ सकता है, स्किन रिलेटेड एलर्जी है तो वो बढ़ सकता है।
तो वीजिंग प्रॉब्लम है, आस्थमा प्रॉब्लम है तो बढ़ सकता है। तो और कान में डिजीनेस है, वर्टाइगो है, कान का रिलेटेड वर्टाइगो है, तो अगर जो प्रॉब्लम ट्रीटमेंट एक्सरसाइज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो विटामिन डी लेवल देखेंगे, तो उसमें कम है तो सप्लीमेंट करेंगे तो नॉर्मल हो सकता है। ऐसा ही कुछ मेडिसिन जब देंगे उसके साथ साथ में विटामिन डी देंगे तो अच्छा, वो मेडिसिन और भी अच्छा काम करेगा। और डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में उनका नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म रहने के लिए विटामिन डी का नॉर्मल लेवल रहना मस्ट है। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मतलब ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन के लिए भी विटामिन डी रहना इम्पॉर्टेंट है। तो ये विटामिन डी जिस्म में क्यों कम हो रहा है? तो जैसा मैंने पहले बताया था कि विटामिन डी जो है दो सोर्स से मिलता है, एक जो है सनलाइट से, दूसरा जो है खाना से। अगर जो सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया तो विटामिन डी का लेवल जिस्म में कम हो जाएगा। ये क्यों कम हो रहा है? जैसे बहुत सारा गांव है जिसमें जहां सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, सनलाइट का अपीयरेंस बहुत कम है, जैसे कि अमेरिका में और यूके के नॉर्दर्न साइड में, नॉर्वे में, पोलैंड में, ऐसा। तो उधर सनलाइट का टाइमिंग जो है समझो लाइक दोपहर के 12 बजे से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक ही रहता है। तो ऐसा सन एक्सपोजर कम है तो वहाँ के लोगों के लिए विटामिन डी डिफिशिएंसी आने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे एशियन कंट्रीज, ज़्यादा इंडिया जैसा हम जहाँ रह रहे हैं, वहाँ सनलाइट प्रॉपर टाइम में है, मतलब 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, फिर भी विटामिन डी डिफिशिएंसी आने का चांस है। क्यों? क्योंकि आजकल का ज़माना ये ऐसा है कि हम ज़्यादा टाइम जो गुजार रहे हैं तो ज़्यादा भी इंडोर में ही गुजार रहे हैं, रूम के अंदर ही। ऑफिस है, गेम्स तक इंडोर स्टेडियम्स है, सब कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ है। सन एक्सपोजर एक्टिविटीज़ बहुत कम है। और सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, वी आर मच एक्सपोज टू एयर कंडीशंस ज़्यादा, तो इसलिए विटामिन डी डिफिशिएंसी हो सकता है। और ये भी एक रीज़न है कि रिलीजियस रीज़न से बॉडी फुल कवर करके रहेंगे, कवर करने के बाद हम सन बाहर जाएंगे तो भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि सन एक्सपोजर कम हो जाएगा। ऐसा ही और कुछ रीजंस हैं, जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, डार्क स्किन, बंदा उसका स्किन डार्क है, न तो खाना विटामिन डी कंटेंट्स जो है वो खाना कम खा रहा है, न तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, न तो बहुत मोटा घी ज़्यादा है, ओबीस पेशेंट है, सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, न तो एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। ऐसा इसमें कुछ भी हो तो सन एक्सपोजर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक विटामिन डी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सिर्फ वो नहीं है, और भी है कि थोड़ा मेडिसिन है जो विटामिन डी का लेवल को कम करता है, जैसे कि फिट्स के लिए, कन्वल्शंस के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, टीबी का ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी फंगल टैबलेट्स, नहीं तो आईवी इंजेक्शंस ले रहे हैं, नहीं तो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। ऐसा है, इसी टाइम में ये जब मेडिसिन ले रहे हैं साथ साथ में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल रहेगा तो जिस्म और भी बेहतर रहेगा। अभी नेक्स्ट देखेंगे कि विटामिन डी डिफिशिएंसी के जिस्म में लेवल कम है तो क्या क्या कंप्लेंट्स हो सकता है। तो ये कंप्लेंट जो है ये जनरल कंप्लेंट्स रहेगा, जैसे कि मसल वीकनेस रहेगा, जिस्म में दर्द ज़्यादा रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, बोन में पेन रहेगा, लगेगा बंदा नॉर्मल रहेगा बट उसको फील हुआ है कि बहुत टायर्ड लगेगा उसको और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और थोड़ा भी काम करें तो उसको लगेगा थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, पहले मैं ऐसा नहीं था अभी ऐसा हो गया हूँ, और शॉर्ट टर्म बर्ड हो जाता है, डिप्रेशन, जल्दी डिप्रेशन पे चले जाता है, नींद ठीक, टायर्ड है फिर भी नींद ठीक से नहीं आ रहा है। ये सब विटामिन डी लेवल के वजह कम होने के लेवल से हो सकता है। अब ये कम है कि नहीं ये कैसा पता चलेगा? ब्लड टेस्ट करने से पता चलेगा। जो मैंने स्क्रीन में बताया है इसमें 3 में कोई भी एक ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विटामिन डी लेवल जिस्म में कितना कम है। तो आपके पास जो रिपोर्ट है उसमें राइट में लिखा होगा कि नॉर्मल कितना है, इनसफिशिएंसी है तो कितना है, और डेफिशिएंसी तो कितना है। तो अगर तो इनसफिशिएंसी और डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट करके दवाई खाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले जैसा मैंने बताया था कि इसका सन विटामिन डी जो है सन रेडिएशन के एक्सपोजर से भी मिलता है और खाने से भी मिलता है। तो पहले हम खाने का सोर्स देखेंगे। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है फिश। इसमें सिर्फ 100 ग्राम फिश में, 100 ग्राम साल्मन फिश में
500 इंटरनेशनल यूनिट मिलेगा, और सार्डन में 200 इंटरनेशनल यूनिट्स, ट्यूना में 250 इंटरनेशनल यूनिट्स। अब ये देखिए कि कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलेगा आपको। और एग योक में, अंडा में एक एग योक में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलेगा, मशरूम में 200 इंटरनेशनल यूनिट्स, और दूध में, एक ग्लास दूध में 100 इंटरनेशनल यूनिट्स, 100 इंटरनेशनल यूनिट्स मिलेगा। तो ये हुआ डाइट के बारे में, डाइट का सोर्स। नेक्स्ट सन एक्सपोजर। तो सिर्फ डाइट नहीं, हमको सन एक्सपोजर भी चाहिए नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए। तो सन एक्सपोजर का टाइमिंग ऐसा है कि सन में वो हमें गर्मी चाहिए, मतलब 11 बजे के बाद का धूप और 2 बजे के पहले का, सुबह में 11 बजे के बाद और दोपहर में 2 बजे के पहले। तो एक्सपोजर का टाइम होगा 5 मिनट से 20 मिनट तक। तो ये मतलब नहीं है कि मैक्सिमम 20 मिनट, तो 5-10 मिनट एक्सपोजर है, चलेगा एक दिन में। बट आप एक पॉइंट ध्यान में रखना कि यूवी लाइट बी रेडिएशन हमें चाहिए विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए। पर ऐसा है कि यूवी लाइट बी जो है ग्लास को पेनिट्रेट नहीं करता। तो अगर जो हम कार में सफ़र कर रहे हैं और सनलाइट है, लाइट हमारा स्किन में पड़ रहा है, तो एसी के वजह से कार का सब विंडोज़ रेस्ड है, तो इसके सनलाइट रेडिएशन पड़ेगा तो भी विटामिन डी लेवल बढ़ेगा नहीं, क्योंकि विटामिन यूवी रेडिएशन जो है ग्लास को ठीक से कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं करता। अभी लास्ट वाला मेडिकेशन, अगर जो लेवल कम है तो इसका प्रिपरेशन जो है, स्ट्रेंथ जो है 5,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में मिलता है टैबलेट, नहीं तो कैप्सूल, और 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में और 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में। तो अगर जो कम है, आपका फैमिली फिजिशियन से मिलना है, वो डिसाइड करेंगे आपको कौन सा टैबलेट कैसे देना है। अगर जो विटामिन डी लेवल बहुत कम है, डेफिशिएंट है, तो जनरली क्या किया जाता है कि 60 इंटरनेशनल यूनिट्स का एक कैप्सूल हफ्ते में एक बार 6 नहीं तो 8 हफ्ते तक लेना चाहिए। फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि आपका फिजिशियन से मिलके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के साथ लेंगे तो बेहतर है। अब ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एलर्जी है, क्रॉनिक साइनसाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस, कान का रिलेटेड सीवियर कान का इन्फेक्शन, ऐसा है तो विटामिन डी देंगे तो बंदा को थोड़ा बेहतर दिखेगा। ऐसा ही कान का रिलेटेड सर चक्कर आना, वर्टाइगो, जब लेटते हैं, बेड में लेट के उठते हैं तो टर्न करते हैं बेड में तो गिडीनेस हो रहा है, तो एक्सरसाइज करके ये आपका ईएनटी फिजिशियन एक्सरसाइज करके आपको नॉर्मल कर देगा। अगर जो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, फिर आ रहा है, तो विटामिन डी लेवल चेक करेंगे, कम है तो सप्लीमेंट करेंगे तो दोबारा नहीं होगा। ऐसा ही थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो विटामिन डी लेवल रहना तो बेहतर है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जो रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहा है, कान का इन्फेक्शन, नाक का इन्फेक्शन, साइनस का इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है। जैसा पहले मैं बताया था, तो इम्यूनिटी नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी भी नॉर्मल होना मस्ट है। तो विटामिन डी को नॉर्मल करेंगे तो बेहतर है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो ब्लड लेवल कम है विटामिन डी का, आप आपका फैमिली फिजिशियन से मिलके उनका प्रिस्क्रिप्शन से आप दवा लेके खाइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर जो विटामिन डी का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हाइपर विटामिनोसिस होके उसकी वजह से भी उसी के कारण से भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है। जैसे कि सब सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है कि क्रॉनिक हेडेक हो सकता है, हर दिन हेडेक हो सकता है, अनबेरेबल हेडेक भी हो सकता है। तो आपका फैमिली फिजिशियन से मिलके आप प्रिस्क्रिप्शन से लेके करेक्ट ड्यूरेशन दवा लेंगे, आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल करके ईएनटी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम नियर नॉर्मल कर सकते हैं। नमस्ते।